नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा प्राचीन इतिहास में टॉपिक चल रहा है गुप्त काल, जिसमें हमने गुप्तकालीन शासकों के बारे में सारी चर्चाएं कर ली हैं। आज हम इसके स्थापत्य कला, इसके साहित्य के बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गुप्त काल की स्थापत्य कला के। गुप्त काल के स्थापत्य कला, स्थापत्य कला में हम सबसे पहले मंदिर की बात करेंगे। आपने पढ़ा है इससे पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर बनाने की कला का कोई विकास नहीं हुआ है। उसके बाद में आपने वैदिक काल पढ़ा इतिहास में, तो वैदिक काल के लिए भी ऐसा कथन आए कि वैदिक काल में मंदिर बनाने की कला का विकास हो चुका है या मंदिर बनाने की कला प्रारंभ हो चुकी है, तो ये स्टेटमेंट गलत माना जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, मंदिर बनाने की जो कला है वो गुप्त काल में प्रारंभ हुई है। तो मंदिर बनाने की जो कला है उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से शैली से मंदिर बने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है नागर शैली। नागर शैली की बात करेंगे अपन। नागर शैली को उत्तरी भारत की शैली भी कहते हैं और आर्य शैली भी कहते हैं। आर्य शैली या उत्तरी भारत में ज़्यादा इसका विकास हुआ है। एक इसमें आज हम चर्चा करेंगे द्रविड़ शैली की। द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली का मुख्य रूप से दक्षिणी भारत से संबंध है। दक्षिणी भारत से एक पढ़ेंगे द्रविड़ शैली के बाद में बेसर शैली। बेसर शैली जो है ये दोनों से मिलकर बनी है। नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रित जो रूप है वो क्या कहलाता है? बेसर शैली कहलाता है। इसके अलावा एकायतन शैली में कुछ मंदिर बने हैं। पंचायतन शैली पढ़ेंगे। महामारू शैली पढ़ेंगे। महामारू। एक सिलावट के बारे में पढ़ेंगे, सिलावट। एक तक्षण की बात करेंगे, सिलावट के साथ में तक्षण। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें नागर शैली की। तो नागर शैली में जो मंदिर बनाने की शैली है उसको हम डायग्राम से देखते हैं। ये ऊंचा चबूतरा होता है। इस पे नागर शैली में जो मंदिर बनता है वो ऊंचे शिखर वाला मंदिर होता है। ऊंचे शिखर युक्त मंदिर इसको हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो पार्ट है मंदिर का ये कहलाता है गर्भगृह। इसमें मंदिर का गर्भगृह होता है ये, जहाँ पे मुख्य रूप से मंदिर में मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं। गर्भगृह जैसे आप जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं मंदिर में, सामने मूर्ति देखते हैं, उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, फिर वहाँ से हाथ जोड़ने के बाद में आप उस मूर्ति के चारों ओर घूम करके आते हैं। वो पार्ट ये है। इस पार्ट को कहा गया है प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा जो है ये नागर शैली का उदाहरण है। यहाँ पे है कलश। ये जो पार्ट है इसका नाम है शिखर। क्या नाम है? शिखर। तो आपको ध्यान रखना है कि गुप्त काल के प्रारंभ में जो मंदिर बने थे उनकी छतें सपाट होती थी, लेकिन उसके बाद में शिखर युक्त मंदिर बनने प्रारंभ हो गए। और प्रथम शिखर युक्त मंदिर का नाम आपसे पूछे तो आपको बताना है दशावतार मंदिर झांसी। दशावतार मंदिर झांसी ये पहला ऐसा मंदिर है जो शिखर युक्त मंदिर का उदाहरण है। ये चबूतरा होता है ऊंचा, ये इसका शिखर है, ये कलश है। ये वाला जो पार्ट है इधर, यहाँ वाला, इसको कहा गया है ग्रीवा। क्या कहा गया है? ग्रीवा। ये प्रदक्षिणा है। और मंदिर में ये हो गई नागर शैली या आर्य शैली। उत्तरी भारत के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में मंदिर है। इसके बाद में बात करते हैं द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं वो इस तरीके से, उनका जो मुख्य द्वार है
वो बहुत ऊंचा होता है। मुख्य द्वार पिरामिड के रूप में बना होता है। मुख्य द्वार किस रूप में बना होता है? पिरामिड के रूप में बना होता है। ये मुख्य द्वार होता है। ये द्रविड़ शैली का उदाहरण है। ये द्रविड़ शैली है। ये यहाँ पे नागर शैली है। नागर शैली, इन दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों शैलियों को, तो वो कौन सी शैली बनेगी? बेसर शैली बनेगी। नागर क्वेश्चन आए कि बेसर शैली किन दो शैलियों का मिश्रण है, तो आपको बताना बेसर शैली किन दो शैलियों का मिश्रण है, तो नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण है बेसर शैली। ये जो ऊंचा द्वार होता है ये द्रविड़ शैली का उदाहरण है। क्वेश्चन आए कि निम्न में से कौन सी शैली के मंदिरों में मुख्य द्वार बहुत ऊंचा और पिरामिड युक्त होता है, तो वो द्रविड़ शैली में होता है। और इसको क्या कहा गया है, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको गोपुरम कहा गया है। क्या कहा गया है? गोपुरम। गोपुरम इसे कहा गया है। और इसका जो मुख्य द्वार है उस पे मक्कर वाहिनी और कुरम वाहिनी नदियां हैं। कुरम वाहिनी, नाम पूछा जाए कि मुख्य द्वार पे कौन कौन सी नदियां हैं, तो मक्कर वाहिनी और कुरम वाहिनी। अब आपसे पूछे कि मक्कर वाहिनी कौन सी नदी को कहा गया है? गंगा को कहा गया है। कुरम वाहिनी कौन सी नदी को कहा गया है? यमुना नदी को कहा गया है। तो ये हमने नागर शैली, द्रविड़ शैली और दोनों का मिश्रित रूप जो है वो क्या कहलाता है? बेसर शैली। इनके बारे में बातें की। अब यहाँ पे दूसरी बात देखिए, एकायतन शैली। एकायतन शैली में क्या होता है, आपसे पूछे तो आपको बताना है कि गर्भगृह में एक ही प्रतिमा स्थापित की जाती है। एक ही भगवान की प्रतिमा जो है वो स्थापित की जाती है गर्भगृह में, वो एकायतन शैली कहलाएगी। पंचायतन शैली जो है इसमें गर्भगृह में कई मूर्तियां स्थापित होती हैं, कई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, ये ध्यान रखना है। महामारु शैली किसे कहते हैं? महामारु शैली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महामारु शैली में आपको ध्यान रखना है कि महामारु शैली एक स्थान पर काफी मंदिर बनाए जाते हैं या कई मंदिर बनाए होते हैं, कई मंदिर बनाए जाते हैं, उस शैली को क्या कहा गया है? महामारु शैली कहा गया है। सिलावट होते हैं पत्थर को काटने वाले लोग, चट्टानों को, पत्थर को काट करके जो कार्य करते हैं वो सिलावट कहलाते हैं। तक्षण कहते हैं पत्थरों या चट्टानों को काटकर बनाए जाने वाली मूर्तियां, पत्थरों या चट्टानों को काटकर बनाई जाने वाली मूर्तियां। तो ये हम कुछ से शैलियों की बात कर रहे थे, जिसमें नागर शैली, जिसको आर्य शैली कहा गया है, उत्तरी भारत की शैली है ये। इसका मुख्य मंदिर का भाग जो होता है वो गर्भगृह होता है, जिसमें प्रतिमा स्थापित की जाती है। गर्भगृह के चारों ओर घूमने का एक स्थान होता है, अलग परकोटा बना होता है, जिसको प्रदक्षिणा कहा गया है। इसका शिखर होता है। प्रारंभिक गुप्त काल में जो मंदिर हैं उनकी छतें जो हैं वो डायरेक्टली इसी तरीके से सपाट हैं, ऐसे मकान की जो छतें होती हैं ना, जैसे सपाट छतें, वो हैं प्रारंभिक गुप्त काल में। लेकिन बाद में मंदिरों में क्या बनने लगे? शिखर बनने लगे, ऐसे जो वर्तमान में भी शिखर होते हैं। तो शिखर युक्त मंदिर का पहला उदाहरण क्या है? दशावतार मंदिर झांसी जो है ये शिखर युक्त मंदिर का पहला उदाहरण है। और ये मंदिर का जो भाग है ग्रीवा कहलाता है, यहाँ पे कलश होता है मंदिर का। और मंदिर द्रविड़ शैली का जो मंदिर है इसका जो मुख्य द्वार होता है वो बहुत ऊंचा होता है, और ये एक तरह से इसका नाम दिया गया है गोपुरम। और इसके मुख्य द्वार पे मकर वाहिनी और कुरम वाहिनी, गंगा और यमुना नदी का चित्र दर्शाया गया है। अब बातें करते हैं इन मंदिरों की मूर्ति कला की, कि गुप्त काल में मूर्ति कला जो है वो किस प्रकार की विकसित हुई है। तो मूर्ति कला में आपको ध्यान रखना है, जो सौंदर्य होता है मूर्ति कला में, सौंदर्य
सौंदर्य के स्थान पे अध्यात्म पर बल दिया गया है। सौंदर्य के स्थान पे अध्यात्म पर बल। मूर्तियों की शालीनता पर बल दिया गया है। मूर्तियां इस तरीके से एकदम शालीन अवस्था में है। शालीनता पर बल, शालीनता पर बल दिया गया है। मूर्तियों की शालीनता पर बल दिया गया है। एक ध्यान रखना, कुषाणकालीन जो मूर्तियां हैं, कुषाणकालीन मूर्तियां नग्न अवस्था में हैं। कुषाणकालीन मूर्तियां जो हैं वो कैसी हैं? नग्न अवस्था में हैं। इसके उदाहरण की हम बात करें तो ये ओडिशा के सूर्य मंदिर जो है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसमें लगी हुई हैं। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, इसमें जो मूर्तियां हैं चारों ओर मंदिर में, वो नग्न अवस्था में लगाई गई हैं। और नग्न अवस्था की जो मूर्तियां हैं वो कुषाण काल में बनना प्रारंभ हुई थी। इसके अलावा हम बुद्ध की प्रतिमा की बात करें, महात्मा बुद्ध की मूर्ति की, महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमा मिली है वो एक तो मिली है सारनाथ से, एक मथुरा से। सारनाथ से मिली है महात्मा बुद्ध की प्रतिमा, एक मथुरा से मिली है, मथुरा। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है पेपर के लिए कि महात्मा बुद्ध की सारनाथ से जो प्रतिमा मिली है वो किस अवस्था में है? तो आपको बताना है पद्मासन अवस्था में है। पद्मासन अवस्था। ये जो मूर्ति है किस अवस्था में है? पद्मासन अवस्था में है। मथुरा में जो महात्मा बुद्ध की मिली है, मूर्ति मिली है, वो खड़ी अवस्था में है, खड़े हुए हैं, खड़ी अवस्था। खड़ी अवस्था में बहुत कम मूर्तियां मिली हैं महात्मा बुद्ध की। तो खड़ी अवस्था में मथुरा से, पद्मासन अवस्था में सारनाथ से महात्मा बुद्ध की प्रतिमा मिली है। एक है उदयगिरी, यहाँ पे एक मूर्ति मिली है विष्णु की, ये वरावतार में है। वरावतार, वरावतार में। अधिकांश जो मंदिर हैं गुप्तकालीन वो पाषाण युक्त हैं, ध्यान रखना है। अधिकांश मंदिर जो हैं पाषाण युक्त, पत्थरों से बने हुए हैं, पाषाण युक्त हैं। इसके अपवाद की हम बात करें तो अपवाद में आपको ध्यान रखना है, एक तो भीतरगांव मंदिर है कानपुर में, भीतरगांव मंदिर, भीतरगांव मंदिर कानपुर का। और एक मंदिर जो है लक्ष्मण मंदिर है शिरपुर उत्तर प्रदेश का। लक्ष्मण मंदिर शिरपुर उत्तर प्रदेश का, यूपी में। ये जो मंदिर हैं ये ईंटों से निर्मित मंदिर हैं। किससे निर्मित मंदिर हैं? ईंटों से, ईंटों से निर्मित मंदिर हैं ये। तो ध्यान ये रखना है कि गुप्तकालीन जो मंदिर हैं वो अधिकांशतः मंदिर, ज़्यादातर मंदिर जो हैं वो पाषाण से युक्त हैं, पत्थरों से युक्त हैं। लेकिन ऐसे इसके अपवाद की हम बात करें तो इसका मतलब जो मंदिर पत्थरों से नहीं बने हैं तो ये किससे बने हैं? दो मंदिर जो हैं ये ईंटों से निर्मित हैं। इनमें कौन कौन से आएंगे? भीतरगांव मंदिर आएगा कानपुर का, और लक्ष्मण मंदिर आएगा शिरपुर उत्तर प्रदेश का। गुप्तकालीन मंदिर के उदाहरण देखते हैं। गुप्तकालीन मंदिर, इसमें आपको ध्यान रखना है दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर जो है ये देवगढ़ में है और देवगढ़ पड़ता है झांसी में। ये अभी आपने पढ़ा भी है कि शिखर युक्त प्रथम मंदिर है। ये शिखर युक्त पहला मंदिर है ये। इसके अलावा एरण मंदिर है, तिगावा मंदिर है। एरण और तिगावा ये दोनों मंदिर जो हैं ये विष्णु के हैं। शिव मंदिर बुमरा मध्य प्रदेश, ये सारे गुप्तकालीन हैं। पार्वती मंदिर नाचना कुठार, पार्वती मंदिर नाचना कुठार मध्य प्रदेश में है।
कसवां शिव मंदिर, कसवां शिव मंदिर कोटा में है। शीतलेश्वर महादेव मंदिर, शीतलेश्वर महादेव मंदिर ये झालरापाटन में है, झालरापाटन झालावाड़। तो ये महत्वपूर्ण गुप्तकालीन मंदिर हैं। दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी शिखर युक्त मंदिर का उदाहरण है। हिरण मंदिर तिगवा मंदिर विष्णु को समर्पित है। शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर नाचना कुठार मध्य प्रदेश में। कसवा शिव मंदिर कोटा में। शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरापाटन में। शिक्षा के स्थान की बात करें, शिक्षा के स्थल की गुप्त काल में हम, तो आपको दो स्थान ध्यान में रखने हैं। एक तो हम पढ़ेंगे नालंदा के बारे में, जो यहाँ पे ये बौद्ध विहार है। कुमारगुप्त काल में, कुमारगुप्त के शासन काल में इसकी स्थापना हुई है। और शिक्षा के लिए एक जो है स्थान उज्जैन है। तो आपने पढ़ा है कि गुप्त काल की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र है। अभी गुप्तकालीन शासकों की दूसरी राजधानी उन्होंने स्थापित की है उज्जैनी। ये इनकी दूसरी राजधानी है, दूसरी राजधानी। और इसे दूसरी राजधानी का दर्जा किसने दिया है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने दिया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नालंदा की बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण, आगे गुप्त काल के बाद में हम हर्षवर्धन के काल में पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बन जाता है। यहाँ पे भारतीय जो भूभाग है उसके पड़ोसी जितने भी विदेशी स्थल हैं वहाँ से भी विद्यार्थी, उन प्रांतों से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ पे एक पुस्तकालय है जिसका नाम है धर्मगंज। डायरेक्टली मैं ये बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया है, शिक्षक भर्तियों में विशेष तौर से आए हैं। धर्मगंज क्या है तो आपको बताना है। धर्मगंज नालंदा में स्थित एक पुस्तकालय है और इसके 3 पार्ट हैं। रत्नोधि, रत्नासागर, रत्नंजक, ये इसके भाग हैं। धर्मगंज पुस्तकालय है नालंदा का, इसके 3 पार्ट हैं, रत्नोधि, रत्नासागर, रत्नंजक। ये एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं गुप्तकालीन चित्रकला। गुप्तकालीन चित्रकला, गुप्तकालीन चित्रकला को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक तो लौकिक, लौकिक चित्रकला, एक अलौकिक, अलौकिक। लौकिक चित्रकला में आता है संगीत और नृत्य, संगीत और नृत्य। और अलौकिक में आता है महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, जातक। इससे संबंधित जो चित्र शैलियाँ हैं वो अलौकिक में हैं। तो ये गुप्तकालीन चित्रकला हमें कहाँ से मिली है? ये गुफाओं से मिली है। कहाँ से मिली है? गुफाएं। तो इसमें हम गुफाएं जो हैं वो 2 पढ़ेंगे। एक तो हैं अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, और एक पढ़ेंगे बाघ गुफाएं, बाघ गुफाएं। अजंता की गुफाएं जो हैं इनकी संख्या जो है वो टोटल 29 है। अजंता की गुफाएं कितनी हैं? 29 हैं। बाघ गुफाएं जो हैं इनकी संख्या 9 है। बाघ गुफाओं का संबंध है ग्वालियर मध्य प्रदेश से, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। अजंता की गुफाएं जो हैं ये महाराष्ट्र में पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं जो हैं। इन गुफाओं को हम 3 पार्ट में अलग अलग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम गुफा संख्या 1 और 2 की बात करते हैं। उसके बाद में गुफा संख्या 9 और 10 की बात करते हैं। उसके बाद में गुफा संख्या 16, 17 और 19 की बात करते हैं। गुफा संख्या 1 और 2 जो हैं इनका संबंध चालुक्य वंश से है, चालुक्य शासकों से है।
गुफा संख्या 9 और 10 जो हैं इनका संबंध सातवाहन वंश से है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन 7 गुफाओं का उल्लेख हम क्यों पढ़ रहे हैं। गुफाएं तो यहाँ पे टोटल कितनी हैं, 29 हैं। 29 में 25 विहार हैं और 4 चैत्य हैं। 4 चैत्य हैं। तो विहार किसे कहते हैं? विहार वे स्थान हैं जहाँ पे बैठ करके धर्म से संबंधित जो ज्ञान दिया जाता था वे विहार कहलाते हैं। चैत्य क्या कहलाते हैं? चैत्य वो स्थल कहलाते हैं जहाँ पे मृत्यु के बाद में एक तरह से मर्त शरीर को से संबंधित साक्ष्य रखे गए हैं, वो क्या कहलाते हैं? चैत्य कहलाते हैं। जहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु थे इनको मर्त शरीर को रखा गया है, इनकी डेड बॉडी को रखा गया है, वो चैत्य कहलाते हैं। तो गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17, 19 को इसीलिए पढ़ रहे हैं, 7 के ही साक्ष्य मिले हैं, जिसमें गुफा संख्या 19 जो है वो तो नष्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे अपना टॉपिक क्या चल रहा है? गुप्त काल चल रहा है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे, निम्न में से कौन कौन सी ऐसी गुफाएं हैं जो गुप्तकालीन हैं? तो गुप्तकालीन गुफाएं जो हैं वो गुफा संख्या 16, 17 और 19 हैं। ये जो 3 गुफाएं हैं ये कैसी हैं? गुप्तकालीन गुफाएं हैं। अब इसमें भी गुफा संख्या 19 जो है वो क्या हो चुकी है? नष्ट हो चुकी है। गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा गया है। क्या कहा गया है? चित्रशाला कहा गया है। इसमें इसे सबसे सुंदर विहार भी कहा गया है, सबसे सुंदर विहार कहा गया है। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है, मरणासन राजकुमारी का चित्र, और महाभिनिष्क्रमण का चित्र है। महाभिनिष्क्रमण मरणासन राजकुमारी का मतलब है एक राजकुमारी को इस तरीके से मर्त अवस्था में, या जो राजकुमारी मर रही है उसको अन्य उसकी सहेलियां पकड़ी हुई हैं, इस प्रकार का चित्र दिखाया गया है। महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? महाभिनिष्क्रमण से तात्पर्य है जब महात्मा बुद्ध पहली बार अपना घर छोड़ करके और संन्यास के लिए निकला है, उसे क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो एक तरह से इस चित्र में क्या है, महात्मा बुद्ध के घर वाले सो रहे हैं, महात्मा बुद्ध दरवाजे से निकलते हुए दिखाया गया है। वो एक तरह से ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर त्याग किया है उसने। गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा गया है। सबसे सुंदर विहार है ये। माता शिशु का चित्र है, माता शिशु का चित्र, और जातक कथाएं हैं इसमें, जातक कथाओं के चित्र हैं, जातक कथाओं के चित्र हैं। माता शिशु का जो चित्र है इसमें कहा गया है कि महात्मा बुद्ध की जो पत्नी है वो अपने पुत्र राहुल को लिए हुए इस चित्र में दिखाया गया है। जातक कथाएं वो हैं जब महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं उनके चित्र यहाँ पे गुफा संख्या 17 में दिखाया गया है। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं? अजंताई गुफाएं पढ़ रहे हैं। टोटल इनकी संख्या कितनी है? 29 है। 25 विहार हैं, 4 चैत्य हैं। गुफा संख्या 1 और 2 का संबंध चालुक्य वंश से है। चालुक्य वंश के जो राजा थे उन्होंने इन गुफाओं का निर्माण करवाया है। गुफा संख्या 9 और 10 जो है ये सातवाहन शासकों से संबंध रखती हैं। गुप्तकालीन गुफाओं की संख्या पूछे आपसे तो 16, 17 और 19 हैं। गुफा संख्या 19 नष्ट हो चुकी है। गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा गया है। ये सबसे सुंदर विहार है। इसमें माता शिशु का चित्र है, जातक कथाएं हैं। गुफा संख्या 16 जो है इसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र और महाभिनिष्क्रमण को दिखाया गया है। अब बात करें बाघ गुफाओं की। बाघ गुफाएं टोटल कितनी हैं? 9 हैं। अब जैसे बाघ क्या होता है? खतरनाक होता है। डेंजर फील्ड ने इसकी खोज की है। इसकी खोज आपसे पूछे तो किसने की है? डेंजर फील्ड ने खोज की है बाघ गुफाओं की। इसमें आपको 2 गुफाएं ध्यान में रखनी हैं। एक तो गुफा संख्या 2 जो है इसको, ये पांडवों की गुफा है। गुफा संख्या 2 पांडवों की गुफा है। और एक है गुफा संख्या, इसमें 3 ध्यान में रखनी है बाघ गुफाओं में। गुफा संख्या 3 जो है इसको हाथी गुफा कहा गया है। हाथी गुफा कहा गया है। अजंता की गुफा जो है इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिगम ने की है। अलेक्जेंडर कनिगम ने, ये भी ध्यान रखना है।
बाघ गुफाओं की खोज किसने की है? डेंजरफील्ड ने की है। ये जो गुप्तकालीन चित्रकला है, इसके महत्वपूर्ण रंग आपसे पूछे कि इसके महत्वपूर्ण रंग क्या हैं, तो आप इसकी ट्रिक ध्यान रख सकते हैं, RGB। GB तो आप जानते हैं, डाटा आपको कितना मिलता है? 1.5 GB मिलता है, जल्दी खत्म हो जाता है। तो R का मतलब क्या होता है? रेड। एक तो इसमें लाल रंग दर्शाया गया है। G का मतलब है ग्रीन, हरा रंग। B का मतलब है ब्लू। कौन कौन से कलर का संबंध है गुप्तकालीन चित्रकला से? तो RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 प्रकार के महत्वपूर्ण रंग हैं। तो ये हमने पढ़ा गुप्तकालीन चित्रकला और गुप्तकालीन गुफाओं के बारे में। अब बात करते हैं गुप्तकालीन साहित्य की। तो देखिए, गुप्तकालीन साहित्य जो है ये संस्कृत में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या है? संस्कृत है। मौर्य काल की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। तो यहाँ पे एक बात तो ये ध्यान रखना कि कालिदास ने जो अपनी रचनाएं की हैं वो संस्कृत भाषा में है। किस में है? संस्कृत भाषा में है। और यहाँ पे ज़्यादातर जो नाटक हैं उनमें, नाटकों में पुरुष जो हैं उनका संबंध संस्कृत भाषा से बताए गए हैं, और जो स्त्री पात्र हैं इनका संबंध प्राकृत भाषा से बताया गया है। एक आपको बात ये ध्यान रखनी है, गुप्त काल में जो उच्च वर्ग है वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, और जो निम्न वर्ण है या निम्न वर्ग है वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कालिदास की महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो इसके 2 महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं। कौन कौन से महाकाव्य हैं? एक तो रघुवंश है, एक कुमार संभव है। सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य पूछा जाए, सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य, सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य इसका क्या है? रघुवंश है। एक कुमार संभव है। इसी तरीके से इसके नाटक हैं। ये नाटक की बात करें तो यहाँ पे 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीय। कालिदास ने जो नाटक लिखे हैं ये एक तरह से जब समाप्त होता है नाटक, एंड होता है नाटक का, सुखांत रूप में, एक तरह से एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के रूप में समाप्त होता है। और अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। ये जो राजा था दुष्यंत, इनका संबंध जो है हस्तिनापुर साम्राज्य से है। में ऋतुसार जो है ये इसका खंड काव्य माना गया है। क्या माना गया है? खंड काव्य। तो कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी है? रघुवंश और कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, मेघदूतम और ऋतुसंहार। कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध 9 विद्वान व्यक्ति थे, उनमें एक का नाम कालिदास भी है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इसका अंग्रेजी अनुवाद आपसे पूछा जाए तो विलियम जोन्स ने किया है। विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किया है। क्वेश्चन ऐसे आए कि उस रचना का नाम बताइए जो सबसे पहले यूरोपीय भाषाओं में जिसका ट्रांसलेट हुआ है, तो वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। विशाखा दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। ये एक जासूस ग्रंथ है, ध्यान रखना है, जासूस ग्रंथ है। कौन सा? मुद्रा राक्षस। शूद्रक का है मृच्छकटिकम। अमर सिंह का अमरकोश। ये अमर सिंह जो है ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल हैं। चंद्रगोमिन का चंद्र व्याकरण, ये इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, इसका भी विदेशी भाषाओं में सर्वाधिक अनुवाद हुआ है, विदेशी भाषाओं में अनुवाद। कमांदक का नीतिसार है। दंडी का काव्यादर्श और 10 कुमार चरितम है। 12वीं का किरातार्जुनियम है। 12वीं जो है ये पल्लव शासक सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव शासक सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। कौन? 12वीं। वत्स भट्टी का रचना का नाम है रावणवध। सिद्धसेन का है न्यायावतार। वात्स्यायन का कामसूत्र है।
ईश्वर कृष्ण का सांख्य कारिका, वसुबंध का अभिधम कोश है। पूछा जाए कि वसुबंध कौन था या वसुबंध का संबंध किस गुप्तकालीन शासक से था, तो वसुबंध जो है इसका संबंध समुद्रगुप्त से था, ये ध्यान रखना है। वसुबंध किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के पदाधिकारियों में शामिल थे। और समुद्रगुप्त के पुत्रों को शिक्षा देने का जो कार्य था वो भी किसको सौंपा गया था? वसुबंध को सौंपा गया था। ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहने वाले एक बौद्ध विद्वान थे। माघ की रचना है शिशुपाल वंश, शिशुपाल वध करना, शिशुपाल वध। नारायण पंडित का हितोपदेश है, पाणिनि का अष्टाध्यायी है, पद्म गुप्त का नव सहसांक है और पतंजलि का महाभाष्य है। तो ये हमने कुछ गुप्तकालीन स्थापत्य कला की और कुछ इसके साहित्य की बातें की हैं। धन्यवाद।